एडमिशन किए थे उससे पहले हम लोग बात कर रहे थे ओरिजिन ऑफ अर्थ कितना हो गया था, और उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे ओरिजिन ऑफ लाइफ। और ओरिजिन ऑफ लाइफ में हमने चार थ्योरी पढ़ ली थी। पहली थ्योरी थी स्पेशल क्रिएशन की विशिष्ट सिद्धांत, दूसरी थ्योरी थी कॉस्मोलॉजी थ्योरी, तीसरी एंजियोस्पर्मिया थ्योरी, और चौथी थी एबायोजेनेसिस यानी अजीवात जीवोत्पत्ति सिद्धांत, जिसको हमने नाम दिया था स्पॉन्टेनियस क्रिएशन यानी स्वतः जन्म का सिद्धांत। स्पॉन्टेनियस क्रिएशन यानी स्वतः जन्म का सिद्धांत। तो ये अपन ने चार पॉइंट क्लियर कर लिए थे, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया था। अब उसके बाद पांचवा पॉइंट जो अपन ने लेना था वो थ्योरी आप शायद लिख सकते हैं कॉपी के अंदर, तो आप खाली हेडिंग लिखें बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस थ्योरी, बायोजेनेसिस थ्योरी को हम हिंदी में कह सकते हैं जीवात्म जीवोत्पत्ति। बायोजेनेसिस थ्योरी को हम हिंदी में कह सकते हैं जीवात्म जीवोत्पत्ति से। अगर मैं आपसे बात करूं किताब के साथ चलकर, किताब क्या कहती है, किताब में लिखा हुआ है कि लुईस पास्चर का एक नाम आपकी किताब में दिया हुआ है। तो लुईस पास्चर के साथ में आप लोग साइड में कई जगह निकाल के एरो निकाल के लिख सकते हैं जीवात्म जीवोत्पत्ति सिद्धांत। लुईस पास्चर को गोला करके, और अगर आप चाहें तो साइड में एक लाइन निकाल के लिख सकते हैं जीवात्म जीवोत्पत्ति सिद्धांत, बायोजेनेसिस थ्योरी। सिद्धांत या बायोजेनेसिस थ्योरी कहती क्या है? जीवात्म जीवोत्पत्ति सिद्धांत या बायोजेनेसिस थ्योरी क्या कहती है कि जीव जीव से बना। ये थ्योरी क्या कहती है कि जीव का निर्माण किससे हुआ है? जीव से हुआ है। जीव जीव से बना, हम भी जानते हैं जीव जीव से बना। तो वैसे तो ये थ्योरी सही है, वैसे तो ये थ्योरी सही है, लेकिन हम अभी पढ़ना क्या चाह रहे हैं? हम अभी पढ़ना क्या चाह रहे हैं? पृथ्वी पर पहला जीव किससे बना? जीव से जीव तो बना, ये तो सही है। हम क्या कह सकते हैं? आपने क्या लिखा था? लुईस पास्चर लिखा हुआ, वहां से साइड में तीर चला के क्या लिखना है? बायोजेनेसिस थ्योरी या जीवात्म जीवोत्पत्ति सिद्धांत, क्या आपने लिख लिया? वहां पे हम क्या कह सकते हैं? दिस इज एक्सेप्टेड थ्योरी, ये सही सिद्धांत है। दिस इज एक्सेप्टेड थ्योरी, ये सही सिद्धांत है कि जीव किससे बना है? जीव से। बट this is accepted theory cannot explain, लेकिन ये नहीं समझा पाए इसको origin of first life। सर आपकी आवाज फर्स्ट लाइफ पहला जीवन कैसे है? तो हम लोग क्या कह सकते हैं? हम लोग क्या कह सकते हैं कि बायोजेनेसिस थ्योरी यानी कि जीवात्म जीवोत्पत्ति के बारे में एक चीज लिखी है। अच्छा, यहीं पर आप मास्टर के लिए नाम लिख सकते हैं। स्वान में तो फ्लास्क एक्सपेरिमेंट, स्वान में यानी हंस की गर्दन जैसा, स्वान में तो फ्लास्क एक्सपेरिमेंट, हंस की गर्दन का प्रयोग। कांच का बर्तन था, उसको स्वान ने बना दिया, हंस की गर्दन जैसा बना दिया, उसको स्वान ने फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो हम लोग क्या कह रहे हैं? हमने आज थ्योरी पढ़ी कि जीवन से संबंधित अगली थ्योरी, पांचवी थ्योरी बायोजेनेसिस थ्योरी है ना, जीवात्म जीवोत्पत्ति सिद्धांत की जीव से जीव बना। लेकिन इसमें प्रॉब्लम एक ही हो गई क्या कि जीव से जीव बना, ये थ्योरी तो सही है, दिस इज एक्सेप्टेड थ्योरी, लेकिन ये कैन नॉट एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ फर्स्ट लाइफ। ये लेकिन ये नहीं बता पाए पहला जीव कहां से है। ये तो तय है कि जीव से जीव आया, लेकिन पहला जीव कहां से आया ये नहीं बता पाई। कौन सी थ्योरी? बायोजेनेसिस थ्योरी। इसको समझाने के लिए स्वान ने एक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। देखिए एक्सपेरिमेंट क्या है, आप समझ जाए तो बनाने की जरूरत नहीं है, और अगर नहीं समझे तो हो सकता है आपको डायग्राम बनाना पड़े कॉपी के अंदर। ठीक है, स्वान ने एक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट क्या कहता है कि उन्होंने एक फ्लास्क लिया और उस फ्लास्क के अंदर गर्म करके और मरा हुआ यीस्ट डाल दिया, है ना। उसमें क्या था?
ईस्ट था और उस ईस्ट को उन्होंने मार दिया, गर्म करके मार दिया, तो डेड ईस्ट, ठीक है, यानी अब फ्लास्क में कोई जीव नहीं है, कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, ठीक है। और उसने ये देखा कि आफ्टर ए टाइम, उसने ये देखा कि आफ्टर ए टाइम इस ईस्ट के ऊपर, इस मरे हुए ईस्ट के ऊपर बैक्टीरिया की कॉलोनी बन गई। इस मरे हुए ईस्ट के ऊपर बैक्टीरिया की कॉलोनी बन गई। ये किसने देखा? बैक्टीरिया की कॉलोनी बन गई, ये पास्चर में देखा। और उसने इसी प्रयोग को मुड़े हुए फ्लास्क में किया। इसी एक्सपेरिमेंट में क्या किया, उस फ्लास्क की नेक को क्या कर दिया, स्वान नेक कर दिया, मुड़ी हुई गर्दन कर दिया। और उस मुड़ी हुई गर्दन में क्या रखा, मरा हुआ ईस्ट रखा, यानी कोई जीव, कोई लाइफ नहीं है। और काफी समय बाद भी उसने देखा नो बैक्टीरिया कॉलोनी, बैक्टीरिया की कोई कॉलोनी नहीं बनी। तो उसका क्या रीजन बताया उसने ये बताया कि यहां पर एक्चुअल में एयर का सीधा कांटेक्ट है। एयर का सीधा कांटेक्ट है किसके साथ, फ्लास्क के साथ। और एयर में क्या है, बैक्टीरिया है, माइक्रोब्स हैं। और वो माइक्रोब्स कहाँ चले गए, इस फूड पे चले गए और फूड में जाके कॉलोनी बना ली। तो बैक्टीरिया थे तो उससे कॉलोनी बन गए। लेकिन दूसरे केस में ये बैक्टीरिया ठेठ यहाँ जा ही नहीं पाए, फंस गए यहाँ पे। और जब यहाँ पर फंस गए तो वो यहाँ पर कॉलोनी बना ही नहीं पाए। बोलो बात समझ में आ गई क्या? तो उसने ये कहा कि जो नया बैक्टीरिया बना वो किससे बना, हवा में प्रेजेंट बैक्टीरिया से बना। यानी लाइफ किससे बनी, पहले से उपस्थित लाइफ से बनी। यानी थ्योरी क्या हो गई, बायोजेनेसिस। जीव की उत्पत्ति दूसरे जीव से होती है, इसको बोलते जीवात जीवोत्पत्ति सिद्धांत, बायोजेनेसिस। बोलो बात समझ में आ गई क्या? अब वो पास्टर की 2 लाइन पढ़ लो, अगर यहां से कुछ अटकाना है तो अटका लो। उसने कहा कि मृत ईस्ट से जीव पैदा नहीं होते और खुले फ्लास्क में मरे हुए ईस्ट को रखने के बाद भी जीव आ जाते हैं। और उसने रिजेक्ट कर दिया किस थ्योरी को, एबायोजेनेसिस को। यहाँ लिखा हुआ है कि पास्चर ने रिजेक्ट कर दिया किसको, एबायोजेनेसिस को। लेकिन उसकी भी थ्योरी हमारे तो बहुत काम की नहीं रही। क्यों नहीं रही? क्योंकि अभी तक हम ये नहीं बता पाए कि फर्स्ट लाइफ कैसे आई। अभी तक हम ये नहीं बता पाए कि फर्स्ट लाइफ कैसे आई। ठीक है ना? बोलो समझ में आ गया? तो यहां तक अपना पॉइंट क्लियर हो गया। यहां से अगर डायग्राम बनाना तो देखो, नहीं बाकी चलना। बोलो बेटा थ्योरी समझ में आई क्या? चलूं अगले पे। अरे बेटा चलूं क्या आगे, यहां तक? चलिए, तो ये कौन सी थ्योरी हो गई, बायोजेनेसिस थ्योरी। जीव से जीव की उत्पत्ति होती, लेकिन नहीं बता पाया किसको, पहला जीव कैसे आया। इसको सिद्ध किसने किया, पास्चर ने। किस प्रयोग से, स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। ये अपने क्वेश्चन आते हैं। और इन्होंने किसको रिजेक्ट किया, अबायोजेनेसिस को, अजीवात जीवोत्पत्ति को। चलिए अगली थ्योरी, लास्ट थ्योरी कौन सी, हमने पहले ही बता दी थी,
थ्योरी का नाम हमने पहले ही बता दिया था, कौन सी थ्योरी? केमिकल एवोल्यूशन। कौन सी थ्योरी? केमिकल एवोल्यूशन थ्योरी, रासायनिक विकास का सिद्धांत। और रासायनिक विकास का सिद्धांत किसने दिया भाई? रासायनिक विकास का सिद्धांत किसने दिया भाई? ओपेरिन और हेल्डेन। ठीक है, ये मैंने आपको जब चैप्टर का बेसिक स्टार्ट हुआ था उसी टाइम बता दिया था कि रासायनिक विकास का सिद्धांत, केमिकल एवोल्यूशन का थ्योरी किसने दिया था? ओपेरिन और हेल्डेन ने दिया था। अब ओपेरिन हेल्डेन क्या कहते हैं देखते हैं, देखें। अच्छा, किताब में कहां दिया हुआ ओपेरिन हेल्डेन, समझ गए? उस कोस्मोजोइक के ऊपर, कोस्मोजोइक के ऊपर, कोस्मोजोइक और पेनिस्पर्मिया थ्योरी के ऊपर वाला पैराग्राफ। मैंने बिग बैंग में आपको पैराग्राफ करवाया था, उसके बाद 5-7 लाइन बचती है, वो केमिकल एवोल्यूशन की है ना, वो केमिकल एवोल्यूशन की। आप चाहो तो जो पॉइंट शुरू हो रहा है, मैंने आपको वहां तक करवाया था कि पृथ्वी उत्पन्न हुई थी तब एनवायरमेंट नहीं था, ऐसा लिखा हुआ मैंने अंडरलाइन करवाया था आपको कि प्रारंभिक अवस्था में वायुमंडल नहीं था। ठीक है, और फिर लिखा हुआ वहां पर कि वाटर वेपर, मीथेन, CO2, अमोनिया ये मुक्त हुई, लिखा हुआ है। तो वहां पर आप लिख सकते हो साइड में कहीं पे टाइटल बनाकर केमिकल एवोल्यूशन थ्योरी, वहां पर आप टाइटल बना के लिख सकते हो केमिकल एवोल्यूशन थ्योरी, रासायनिक विकास का सिद्धांत, रासायनिक विकास का सिद्धांत। बोलो, बात क्लियर है क्या? केमिकल एवोल्यूशन थ्योरी लिख लिया है क्या? बिग बैंग थ्योरी जहां खत्म हुई थी, मैंने आपको टाइटल ब्रैकेट में करवाया था, वहां लिखा हुआ जलवाष्प, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया ये पृथ्वी पर पदार्थों के गलने से मुक्त हुआ, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। वहां पर आप लिख सकते हैं केमिकल एवोल्यूशन थ्योरी, रासायनिक विकास का सिद्धांत। मैं शुरू से कह रहा हूं, इस बुक में टाइटल सही जगह पे नहीं लिखे हुए, वो अपन लिख लेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। और इसको अपन हेडिंग को दे क्या सकते हैं, सेकंड 6 हो जाएगा सर, सेकंड का 6ठा पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि पहला था स्पेशल क्रिएशन, दूसरा था कॉस्मोजोइक, तीसरा था पेनिस्पर्मिया, चौथा था एबायोजेनेसिस, पांचवा है बायोजेनेसिस और छठा हो जाएगा केमिकल एवोल्यूशन। बोलो, यहां तक क्लियर है सब? अब चलें आगे। अब ये रासायनिक विकास का सिद्धांत क्या कहता है, देखो ये क्या कहता है, केमिकल एवोल्यूशन थ्योरी। केमिकल एवोल्यूशन थ्योरी क्या कहता है? ओपेरिन हेल्डेन ने दिया। अब ये कह रहा है अर्थ पर शुरू में एटमॉस्फेयर था क्या भाई? एटमॉस्फेयर नहीं था, एब्सेंट था। आप चाहो तो मेरे साथ साथ कॉपी में लिख सकते हैं, आप चाहो तो समझ सकते हैं। एटमॉस्फेयर नहीं था, लेकिन टेम्परेचर, आग का गोला था पृथ्वी तो शुरू में, ठीक है, तो टेम्परेचर बहुत 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 ज्यादा, ठीक है। तो तुम्हारी किताब कहती है मेल्टिंग ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, ठोस पदार्थ गल गए, पत्थर गल गए, ठोस पदार्थ गल गए, इतना टेम्परेचर ज्यादा था। और जब ठोस पदार्थ ही गल गए बच्चों, तो क्या बना? तो देखो CO2 बना, तो H2O वेपर बना, तो अमोनिया बना, तो हाइड्रोजन बना, तो ऑक्सीजन बना। H2O वेपर एक बार छोड़ दो बोला, H2O2 या CH4 मान लीजिए, ठीक है, CH4, H2O2 और अमोनिया। CH4 बना, H2 बना, O2 बना और अमोनिया बना। अच्छा याद करो, ये तो मैंने बिग बैंग में भी कहा था कि पृथ्वी पर आरंभिक गैसें कौन सी थी, या यूनिवर्स में आरंभिक गैसें कौन सी थी? हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। तो CH4 ऑक्सीजन और आपके अमोनिया बना, ठीक है। तो एक तरीके से ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन आया। आप समझो कि पृथ्वी जब थी तब एनवायरमेंट नहीं था, लेकिन गलने से ऑक्सीजन बनी, पदार्थों के गलने से क्या बनी? ऑक्सीजन बनी। पहली गैस ऑक्सीजन, पहला कार्बनिक यौगिक, वैसे तो तीनों ही गैस हैं, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड,
CH4 पहला इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनिया। अब क्या हुआ, तो इस ऑक्सीजन के कारण CH4 टूटा और अमोनिया टूटा, ठीक है ना। अब हम क्या कह सकते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ CH4 अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में CH4 और अमोनिया टूटे, ठीक है ना। किताब में थोड़ा ढंग से नहीं दिया इसलिए मैं कह रहा हूं, साथ में लिख लो। तो इसकी उपस्थिति में टूटे और गैसेस बन गई क्या, CO2, H2O वेपर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। CH4 और अमोनिया को तोड़ा तो CO2 बना, जल वाष्प बना और नाइट्रोजन के ऑक्साइड बन गए। और आपकी खास बात यह है कि ऑक्सीजन एब्सेंट हो गई, पृथ्वी पर ऑक्सीजन खत्म हो गई, ये बात समझना। और ऑक्सीजन खत्म हो गई, इसी के साथ साथ अरे मेरी बात समझ में आ रही है कि यहां तक? किताब में ढंग की लैंग्वेज नहीं है, मैं पहले कह रहा हूं। ऑनलाइन वालों समझ में आ रही है क्या? ठीक है। तो केमिकल एवोल्यूशन थ्योरी ओपेरिंग हेल्डेन एटमॉस्फेयर शुरू में नहीं था, बहुत टेम्परेचर के कारण ठोस पदार्थ गल गए। CH4 ऑक्सीजन और अमोनिया यानी ऑक्सीजन थी। अब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये टूटे तो क्या बन गया, CO2, H2O, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ऑक्सीजन कम हो गई, ठीक है। अब मैं यहाँ पे और कह सकता हूं H2O ब्रेक, H2O वेपर था तो बोलो टेम्परेचर 100 से कम है कि 100 से ज्यादा है? 100 से ज्यादा है, तभी वेपर की बात करेंगे। तो ये H2O वेपर ठेठ ऊपर होगा वाष्प के रूप में, ठीक है। और H2O वेपर ब्रेकडाउन हुआ इन प्रेजेंस ऑफ यूवी रेज, यूवी किरणों के चक्कर में ये वेपर टूट गया और आपको मिल गया H2 एंड O2 और O2 से बन गया O3, O2 से बन गया O3। यानी एक तरीके से पृथ्वी पर क्या आ गई, ओजोन लेयर आ गई। एक तरीके से पृथ्वी पर क्या आ गई, ओजोन परत आ गई। और मैं यहां पर कह सकता हूं कि पृथ्वी का वातावरण रिड्यूसिंग हो गया। ये मैं इंपॉर्टेंट वर्ड लिख रहा हूं बेटा, रिड्यूसिंग एनवायरमेंट। पृथ्वी का वातावरण अपचाई हो गया। और अपचाई का क्या मतलब है, रिड्यूसिंग एनवायरमेंट हो गया, अपचाई वातावरण हो गया, यानी पृथ्वी पर अब ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीडाइजिंग एनवायरमेंट नहीं है। फिर कह रहा हूं पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं था, पदार्थ गले तो कुछ गैसेज आई, वो गैसेज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटी तो ऑक्साइड्स बन गए, कार्बन का ऑक्साइड, हाइड्रोजन का ऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड। अब पानी टूटा तो H2O2 बनी, पानी टूटा तो H2O2 बनी, ऑक्सीजन खत्म हो गई, O2 ओजोन में बदल गई, यानी वातावरण कैसा हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। बोलो बात क्लियर यहां तक? वातावरण अब सही हो गया, पृथ्वी पर अब ऑक्सीजन की कोई बात नहीं करेगा, ऑक्सीजन एब्सेंट। अगली बात मैं अगर आपसे यहां पर एक और इंपॉर्टेंट करूं, H2O वेपर का संघनन हुआ, जो जल वाष्प थी ना उसका कंडेंसेशन हुआ, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर। और संघनन जब बहुत ज्यादा होता है तो फाइनली बूंदे बनती है, ये आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। तो बहुत ज्यादा संघनन के कारण वर्षण हुआ, प्रेसिपिटेशन,
लेकिन पृथ्वी का तापमान इतना ज्यादा था कि हाथों हाथ बूंदें वाष्प में बदल गई, यानी इवेपोरेशन, वाष्पन हो गया। संघनन हुआ, बरसात हुई, वाष्प बना, और ये साइकिल चलता रहा, ये साइकिल चलता रहा। और जब बार बार बरसात हुई, बार बार बूंदें बनी, बार बार वाष्प बनी, तो धीरे धीरे पृथ्वी का टेम्परेचर ऑफ अर्थ क्या हुआ, कम होने लगा। और कम होते होते जब वो 100 डिग्री सेल्सियस पर आ गया तो हॉट ओशियन वाटर बन गए, गर्म जल के समुद्र बन गए। पहली चीज क्या हुई इंपॉर्टेंट, ऑक्सीजन खत्म हो गई, यानी वातावरण कैसा है, रिड्यूसिंग अपचाई। और दूसरी चीज हो गई, गर्म पानी के समुद्र बन गए। गर्म पानी के समुद्र हैं पृथ्वी पर और ऑक्सीजन नहीं है, ये दो शर्त है जीवन आने की। यहां तक क्लियर है? तो एक कंडीशन तो ये हो गई बेटा, और एक कंडीशन ये हो गई। रासायनिक विकास का सिद्धांत कहता है। ठीक है, अब क्या कहते हैं अगली बात। अब अगर मैं यहीं से आपको अगली बात निकालूं, यहीं से मैं अगली बात निकालूं, अगली बात निकालता हूं, तो सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड बने, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बने, सरल कार्बनिक यौगिक। पृथ्वी पर क्या बने, सरल कार्बनिक यौगिक, इन सब यौगिकों से। ठीक है ना, या फिर मैं कह सकता हूं सिंपल इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड इन ओशियन। समुद्र के अंदर सरल कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक बने, जैसे मीथेन, जैसे CH4। इनसे फिर अपन थोड़ा और आगे चले तो आपके बन गए एमिनो एसिड। एमिनो एसिड से और आगे चले तो आपके बन गए नाइट्रोजन बेस, और आगे चले तो आपके बन गए शुगर, आपके बन गए पिगमेंट, वर्णक। और जब इनसे धीरे धीरे क्या हुआ, सरल कार्बनिक यौगिक सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। याद करो, एमिनो एसिड मिलकर क्या बनाएंगे, प्रोटीन। शुगर मिलकर क्या बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट। नाइट्रोजन बेस मिलकर क्या बनाएगा, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में दो कौन, आरएनए, डीएनए। लेकिन पहले ही बता दूं, पृथ्वी पर पहले आरएनए आया था। और क्या बनी, फैट। ये पृथ्वी पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आ गए। और फिर किसी ने कहा कि इन्हीं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से क्या आ गई भाई, लाइफ आ गई। क्यों, हम इन्हीं के, कि भाई पृथ्वी पर शुरू में वायुमंडल नहीं था, पदार्थों के गलने से आया, उनसे फिर ऑक्साइड्स बने, ऑक्साइड्स के साथ में H2 और O2 बनी, फिर ओजोन बनी, O2 खत्म हो गई, वातावरण अपचयी हो गया। लगातार बरसने से पानी के समुद्र बने, गर्म पानी के समुद्र और अपचयी वातावरण। ये दो मेन कंडीशन है, ये और ये। और इनसे फिर समुद्र में क्या बने, सरल यौगिक, सरल यौगिक से क्या बने, जटिल यौगिक, और जटिल यौगिक से क्या बन गए, लाइफ बन गए। ये बात समझ में आ गई क्या आपको? और ये लगभग कब हुआ, 4 अरब साल पहले, 4 बिलियन ईयर्स अगो। ये बात अब एक बार आप किताब से पढ़ लो पूरी 5-6 लाइन, जो भी स्पोर के ऊपर वाली लाइन है वो 5-6 पढ़ लो। स्पोर के ऊपर वाली 5-6 लाइन पढ़ लो, वो बिग बैंग के बाद वाली, वो पैराग्राफ पढ़ लो तो मेरे को बोल दो यस सर। पढ़ो, देखें समझ में आ रहा है क्या? लगभग वही बात है, लगभग वही बात है।
लगभग वही बात है। साफ साफ क्या लिखा हुआ है कि शुरू में नहीं था, फिर गैसेज आई, फिर यूवी रेज आई, फिर H2 हो गई, ऑक्सीजन ने ऑक्साइड्स बना लिए, ओजोन बन गई, वाष्प बनी, बरसात हुई, महासागर हुआ और फिर जीवन आया। लिखा हुआ है, घुमा फिरा के तो वही बात लिखी हुई। अब जहां पर अभी अपन ने बायोजेनेसिस एबायोजेनेसिस पढ़ा था, उसके बाद नाम आता ओपेरिन एल्डेन का। थ्योरी तो दे दी ऊपर, नाम दिया नीचे। अब आप देखो, ओपेरिन था रूस का और हेल्डेन था ब्रिटेन का। और इन्होंने क्या कहा आप देखो, देखिए, ओपेरिन था रूस का और हेल्डेन था ब्रिटेन का। लिखा हुआ मेरे साथ साथ चल रहे हो क्या सारे बच्चे? यस अरे सर। बोलो बेटा। यस सर। यस सर। हाँ, सारे कोशिश करना साथ साथ चलने की। तो अब ये इसके अंदर हो गया। तो इसने क्या कहा, रूस और ब्रिटेन के ओपेरिन हेल्डेन ने कहा कि पहला जीवन जीवन रहित कार्बनिक यौगिकों से बना। और उसमें भी ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट, आरएनए और प्रोटीन। मैंने कहा था डीएनए नहीं, आरएनए। लिखा हुआ है क्या कि मेनली आरएनए और प्रोटीन से पहले लाइफ की अतई हुई थी भाई, और ये केमिकल एवोल्यूशन से घटित हुआ होगा। इसमें लिखा हुआ है कि हो सकता है और जीवन की रचना उस केमिकल एवोल्यूशन के बाद हुई जिसमें इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बने। बोलो, लिखा हुआ है क्या? पहले क्या थे? इनऑर्गेनिक, फिर क्या बने? ऑर्गेनिक। उसमें भी सिंपल, और सिंपल के बाद कॉम्प्लेक्स, और फिर उससे लाइफ। बोलो, जो अपन ने हताई करी उसको इन्होंने, अपन ने 2 पन्ने में बात करी, इन्होंने 2 लाइन में लिख दिया। वही लिखा हुआ है। और फिर इसने कहा क्या क्या चाहिए था? उच्च ताप और वायुमंडल में ये सब था, मीथेन, अमोनिया आदि। अच्छा, वह हिंदी में लिखा हुआ था कि मीथेन, अमोनिया आदि की कमी वाली थी, ऐसा लिखा हुआ है। तो एक्चुअल में मीथेन, अमोनिया आदि की अपचयी अवस्था वाली थी, कमी नहीं थी। मीथेन, अमोनिया तो खूब थे, आदि की अपचयी अवस्था वाली थी। बोलो, बात क्लियर है क्या? अरे केमिकल एवोल्यूशन थ्योरी क्लियर है क्या कि पहले इनऑर्गेनिक आए, फिर सिंपल ऑर्गेनिक आए, फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक आए, और फिर उसके बाद उससे लाइफ का विकास हुआ। ठीक बात है। अब यहां पर अपन एक बात लिख सकते हैं, उसके बाद 1953 की मिलर की कहानी आई हुई है। मिलर और यूरे की आई हुई है क्या? 1953 अमेरिका के वैज्ञानिक मिलर। लिखा हुआ है। तो जहां पर मिलर लिखा हुआ है उसके साइड में जहां किताब में जगह दी हुई है, वहां पे आप लिख सकते हो रासायनिक विकास सिद्धांत का प्रायोगिक स्पष्टीकरण, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ केमिकल एवोल्यूशन थ्योरी। जहां मिलर वाली अतई लिखी हुई है ना, उसके साइड में आप लिख सकते हो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ केमिकल एवोल्यूशन थ्योरी, रासायनिक विकास सिद्धांत का प्रायोगिक स्पष्टीकरण। बोलो, लिखा हुआ है? लिख लिया? रासायनिक विकास सिद्धांत का प्रायोगिक स्पष्टीकरण। सिद्धांत तो दे दिया किसने? ओपेरिन एल्डेन ने। लेकिन इसके सबूत क्या है कि ऐसा पृथ्वी पर हुआ होगा? उन्होंने देखा था क्या ओपेरिन एल्डेन ने ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसे गड़े थे, ऐसे वैसा हुआ था और वैसे हुआ था, ऐसा देखा था क्या उन्होंने? मेरे हिसाब से नहीं देखा था। तो उसको प्रूफ किसने किया? जैसे बायोजेनेसिस थ्योरी दी तो किसी और ने थी, प्रूफ किसने की? पास्चर ने। भाई वो स्वान ने एक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट करके बताया कि हाँ भाई जीवों से जीव बनता है, ठीक है ना। वैसे ही ओपेरिन हेल्डेन ने दे दिया कि जीवन किससे बना? किससे बना? केमिकल एवोल्यूशन से, रासायनिक विकास से बना। लेकिन उसको सिद्ध किसने किया? तो मिलर ने किया। तो जहां मिलर है ना, वहां लिख ले एक। एक सिद्ध करने का पहला प्रयोग किसका है? मिलर का। उसके बाद अगर आप मिलर की 2-3 लाइन पढ़ेंगे, उसमें आगे कहीं लिखा हुआ अन्य लोगों ने भी ऐसे प्रयोग किए, अदर साइंटिस्ट या अदर पीपल ऑल्सो परफॉर्म सच थिंग्स, उसको लिखेंगे 2। केमिकल एवोल्यूशन के 3 प्रूफ हैं, पहला मिलर, दूसरा अदर साइंटिस्ट, और फिर तीसरा कहीं पे लिखा हो मेटियोराइट्स, उल्का पिंडों की बात। उल्का पिंडों की बात लिखी हुई है।
मेटियोराइट्स का एनालिसिस करने पे पता चल रहा है कि दूसरे ग्रहों पर आज वो घटनाएं चल रही है जो हमारे ग्रह पे पहले चली थी। ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्या? उसको कर लेंगे सी 3। तो केमिकल एवोल्यूशन थ्योरी को सिद्ध करने के लिए 3 प्रयोग है। नंबर 1 मिलर और यूरे, नंबर 2 जहाँ 7.1 चित्र दिया हो ना मिलर का प्रयोग, 7.1 डायग्राम दिया हो ना मिलर का एक्सपेरिमेंट, मिलर के साथ आप वहां यूरे भी लिख सकते हैं, मिलर एंड यूरे का प्रयोग। एक्चुअल में मिलर टीचर था और यूरे उसका स्टूडेंट था। बोलो लिख लिया है क्या बच्चों? बोलो बेटा, जो मैंने कहा वो लिख लिया है क्या? उससे पहले मैंने क्या लिखने को कहा मिलर वाले प्रयोग के साइड में जगह में कि केमिकल एवोल्यूशन का प्रायोगिक सत्यापन, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ केमिकल एवोल्यूशन, और उसके 3 प्रूफ हैं। पहला मिलर, दूसरा अदर साइंटिस्ट, तीसरा मेटियोराइट। यहां तक क्लियर सबको? अब मिलर से क्वेश्चन बनता है, अब मिलर से क्वेश्चन बनता है। अगर आप मिलर का प्रयोग देखो तो उसमें क्या दे रखा है, एक बड़ा सा फ्लास्क दे रखा है और उसमें इलेक्ट्रोड लगा रखे हैं और उस इलेक्ट्रोड से स्पार्क करवा रहे हैं। तो एक्चुअल में दे आर टंगस्टन इलेक्ट्रोड। किसके इलेक्ट्रोड हैं? टंगस्टन के। W टंगस्टन का सिंबल है। तो टंगस्टन के इलेक्ट्रोड लगा रखे हैं और वहां पर उन्होंने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बनाया। ना लिखा हो ना इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, स्पार्क डिस्चार्ज, वहां 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बनाया। जैसा कि पृथ्वी पर शुरुआती समय में ओपेरिन हेल्डेन के अकॉर्डिंग था। समझ में आई बात? अब उन्होंने ये प्रयोग 21 दिन तक किया। 800 डिग्री सेल्सियस ब्रैकेट में 21 दिन। जो मैं कह रहा हूं वो आप लिखते जाएंगे, डायग्राम से कहानी क्लियर हो जाएगी। 21 दिन तक उन्होंने बच्चों ये प्रयोग किया। उन्होंने एक तरफ 3 गैस ली, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन ली हुई है और इनका रेशियो था 2:1:2। मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन 2:1:2। और एक था पानी। तो पानी तो वैसे भी बहुत मात्रा में था क्योंकि उसने कहा था पृथ्वी पर समुद्र था उस समय। मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन का रेशियो क्या था? 2:1:2। ये नीट का क्वेश्चन था किसी जमाने में। साथ में क्या था? वाटर वेपर, जल वाष्प। बोलो क्या यही चीजें बताई थी उसने? किसने? के शुरुआती समय में मीथेन था, अमोनिया था, हाइड्रोजन था और वाटर वेपर था। इससे क्या बने थे? ऑर्गेनिक। इससे क्या बने थे? सिंपल ऑर्गेनिक। और फिर उससे क्या बने? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक। और फिर उसमें लाइफ बनी। उसमें भी मेनली आरएनए और प्रोटीन का रोल था। ऐसी बातें हुई थी। अब देखो ये एक तरफ हो गया। दूसरा एक बीकर और है जहां पर उन्होंने कंडेंसर लगा रखा है, संघनित्र लगा रखा है, उसमें पानी उबल रहा है और ये पूरा रोटेशन चल रहा है और नीचे एक पाइप लगा रखी है जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड वाला पानी बना। ऑर्गेनिक कंपाउंड वाला पानी बना। यूज तो क्या लिए देखो ये, और बन गए क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो फिर यहां से साबित हुआ कि पृथ्वी पर भी इसी तरीके से क्या बने होंगे? सिंपल ऑर्गेनिक, फिर उनसे क्या बने होंगे? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक, और फिर उनसे क्या बना होगा? लाइफ। बोलो बात समझ में आ रही है? अरे बोलो, किस तरीके से बताया किसने बेटा? मिलर और ओके। अच्छा, एक आप इस प्रयोग में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में साफ साफ लिख सकते हो किसका यूज नहीं किया।
ऑक्सीजन का, बीच में कहीं पे भी अटका सकते हो बात की, ऑक्सीजन का यूज नहीं किया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि पृथ्वी का, डायग्राम के अंदर ही लिखो कहीं साइड में, O2 एब्सेंट, या वहां जहां 4 दिए हुए ना, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, उसके नीचे लिख लो भले O2 एब्सेंट। कुल मिला के यहां से ये साबित हो गया कि गर्म जल में हुआ, वातावरण कैसा था, वातावरण कैसा था, और यहाँ पर इनसे ऑर्गेनिक कंपाउंड बने। और जहां पर आपके वो लिखा हुआ ना ऑर्गेनिक कंपाउंड वाला पानी, वहां आप लिख सकते हो एमिनो एसिड, उसमें भी क्या मिले, एमिनो एसिड मिले, किसको, मिलर यूरे को। लिखा हुआ ना उस डायग्राम में नीचे, ऑर्गेनिक कंपाउंड वाला जल, वाटर विद ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठेठ नीचे वो प्रोडक्ट है उनका। और प्रोडक्ट में क्या मिले, आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं एमिनो एसिड। और मैं सच बताऊं, नीट ने 2 बार यहां से पूछा कौन से एमिनो एसिड, तो आप वहां लिख सकते हैं ग्लाइसिन, एलेनिन, एस्पार्टिक एसिड। ग्लाइसिन, एलेनिन, एस्पार्टिक एसिड, ये एमिनो एसिड मिले किसको बेटा ये एमिनो एसिड मिले किसको बेटा, और यूरेक। अब आप पढ़ो देखें उसके बारे में। अब वो मिलर यूरे की लाइन पढ़ो, थ्योरी वाली, 1953 वाली। उन्होंने इसी पैमाने पर प्रयोगशाला में स्थितियां बनाई, बंद फ्लास्क में मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया 800 डिग्री सेल्सियस, उसके साथ में आप जलवाष्प लिख सकते हो, किताब में नहीं लिखा हुआ है, थ्योरी में नहीं लिखा हुआ, डायग्राम में तो है ही है। मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, वाटर वेपर लिया, 800 डिग्री सेल्सियस लिया, और डिस्चार्ज करके देखा कि क्या बने, एमिनो एसिड बने। बोलो बात क्लियर। और कौन से एमिनो एसिड बने ये मैंने आपको बता दिया, ग्लाइसिन, एलेनिन और एस्पार्टिक एसिड। बोलो बच्चों, तो ये हो गया केमिकल एवोल्यूशन थ्योरी और उसको प्रूफ करना। अब अगली लाइन पढ़ो आप। अगली लाइन क्या कह रही है, दूसरे साइंटिस्ट को एमिनो एसिड की जगह क्या मिले, किसी को शुगर मिले, किसी को नाइट्रोजन बेस मिले, किसी को पिगमेंट मिले, किसी को फैट मिले। एक लाइन में ही सारी कहानी कह दी, सही बात है। और फिर तीसरी प्रूफ क्या थी कि उल्का पिंड, मेटियोराइट्स को देखा तो उनका एनालिसिस किया तो पता चला कि अंतरिक्ष में कहीं ना कहीं से ऐसी घटनाएं हो रही है, इसलिए आप लगभग आप एक्सेप्ट कर चुके हो किसको, केमिकल एवोल्यूशन थ्योरी को। ये लास्ट में पैराग्राफ बोल रहा है कि इसलिए रासायनिक विकास सिद्धांत को थोड़ी बहुत मात्रा में एक्सेप्ट किया जा चुका है। बोलो यहां तक सबको क्लियर है क्या। अब आप सोचो कि इतनी बड़ी टॉपिक को इन्होंने कैसे एक्सपोज करके डाल रखा है, कहीं 4 लाइनर, कहीं 3 लाइनर, कहीं 3 प्रूफ। रियल क्लियर है। अब उसके बाद में हम लोग अगला पैराग्राफ थोड़ा देखें। अगला पैराग्राफ देखें। अगला पैराग्राफ क्या कह रहा है कि जीवन का जो पहला असेल्यूलर फॉर्म है, वैसे तो जीवन कितने समय पहले आया बेटा, 4 बिलियन ईयर्स अगो, 4 अरब साल पहले उसकी मानते हैं। लेकिन पहला जीवन का दिखने लायक फॉर्म, विजिबल फॉर्म, इसने लिखा कैप्सूल जैसा, लिखा है क्या, इसने लिखा कैप्सूल जैसा असेल्यूलर फॉर्म 3 अरब साल पहले आया होगा। कैप्सूल जैसा था और वो उसमें सेल्फ रेप्लिकेशन कैपेसिटी थी, लिखा हुआ है, वो खुद की थोड़ी बहुत कॉपी बना सकता। ध्यान रखना ये सब लाइन अपने आप में नीट की लाइन है। स्व प्रतिकृतिकरण था, सेल्फ रेप्लिकेशन, और साथ में लिखा उपापचयी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी थी। एनसीईआरटी का हर वर्ड अपने आप में वर्ड है। तो सेल्फ रेप्लिकेशन भी था, मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी थी, और ये कब आया, लगभग 3 अरब साल पहले। और ये किसका बना था, आरएनए, प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड। ये किसका बना था, आरएनए, प्रोटीन और थोड़े बहुत क्या आ गए, कार्बोहाइड्रेट। आपसे पूछ ले जो पहला अकोशिकीय रूप आया कब आया, 3DYA, किसका बना था, आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड। उसके मेन कैरेक्टर क्या थे, उसके मेन कैरेक्टर 3 लिखे हुए हैं बच्चों। पहला लिखा हुआ है मेटाबॉलिज्म,
दूसरा लिखा हुआ है बेटा सेल्फ रेप्लिकेशन, और तीसरा या लाइन खत्म होने के बाद लिखा हुआ है वो शायद जनन भी करता होगा, शायद ये जनन भी करते रहे होंगे। बोलो बात क्लियर? इसको आप बना सकते हो, ये जो 4 लाइन मैंने पढ़ाई ना, आप इसको बना सकते हो काम की बात नंबर 1 KKB1। ये अपने आप में पॉइंट है, आप इसको किताब में लिख सकते हो KKB1, ताकि आपको पता चल जाएगा कि यहां तक का ये एक पॉइंट है। बुक में कहां से शुरू करना है, जो नया पैराग्राफ शुरू हुआ ना वो कहां तक करना है, रिप्रोडक्शन वाली लाइन तक। कि ये शायद रिप्रोडक्शन भी करते होंगे, कैप्सूल जैसी संरचना। KKB1 कर लिया। अब उसके बाद KKB2 शुरू होता है, काम की बात नंबर 2 2BYA। KKB2 शुरू होता है कि पहला सेल्यूलर फॉर्म कोशिका जैसा रूप कब आया होगा, 2 अरब साल पहले। 2BYA आप उसको छोटा सा लिख सकते हो KKB2। मैं फिर कह रहा हूं, इस चैप्टर की सबसे खास बात है इसको पॉइंट्स में बांटना। आप समझ रहे हो मेरे साथ, आप पकड़ रहे हो बात को? तो KKB1 हो गया वो पॉइंट। अगले पॉइंट को आप लिख लो 2 बिलियन वाले को KKB2, वही अटका लो किताब में KKB1 KKB2। और कहा है कि ये शायद कैसे थे, यूनिसेल्यूलर। ये शायद कहाँ थे, पानी में। और यहां से एक और बात आई है कि ये किससे बना, लिविंग से कि नॉन लिविंग से? नॉन लिविंग से। अगली लाइन ढंग से पढ़ो कि ये बात अबायोजेनेसिस थ्योरी को भी प्रूफ दे रही है, एबायोजेनेसिस थ्योरी को भी सत्यता दे रही है। लिखा हुआ है अजीवों की उत्पत्ति के सिद्धांत को आज बहुमत मिला है। KKB3 काम की बात नंबर 3। भाई वैसे तो एबायोजेनेसिस सही है, क्योंकि लाइफ किससे बनी, नॉन लिविंग से। उसमें तो प्रॉब्लम एक ही थी, उसने क्या कह दिया था कि निर्जीव से सजीव अचानक बना। मैंने आपको एक वर्ड लिखा था ना, सडन। उस सडन वाली प्रॉब्लम आ गई, बाकी उसमें कोई इश्यू नहीं था, खाली अचानक वाला इश्यू आ गया था। बोलो बात क्लियर है क्या? और इसी पैराग्राफ की लास्ट लाइन क्या कह सकते हैं कि फिर भी किस तरीके से कोशिकीय जीवन के पहले जीव बने, कैसे बात हुई, कैसे आगे कॉम्प्लेक्स लाइफ बनी, ये हम आगे पढ़ेंगे। बोलो यहां तक ये 3 पेज क्लियर है क्या आपकी किताब के? किताब के 3 पेज क्लियर है क्या? ये जो आपके इसके अंदर ये बात आई। अब अपन देखो इसके बाद अगला टॉपिक कौन सा पढ़ेंगे, या फिर पहले एक पॉइंट नोट लिखा देता हूं मैं आपको किताब के अंदर कि सबसे पहले आपके पास क्या था, इनऑर्गेनिक कंपाउंड टाइप के कुछ थे, H2 और ये सब थे। इससे हम लोग एक संरचना बनाए प्रोटोबायोन्ट। प्रोटोबायोन्ट यानी लाइफ तो नहीं है, लेकिन लाइफ जैसा कुछ है, ठीक है ना। और इसको समझाने के लिए जो थ्योरी है ये आपके पास, दैट इज केमिकल एवोल्यूशन, रासायनिक विकास। आप चाहो तो कॉपी के अंदर लिख सकते हो ये नोट कि इनऑर्गेनिक से प्रोटोबायोन्ट तक का बनना क्या है, केमिकल एवोल्यूशन। और साथ में H2O वेपर ले लो, ये मिलर यूरे के चारों कंपाउंड लिख रहा हूं, ये हो गया रासायनिक विकास। अब इसके बाद फर्स्ट सेल, प्रोटो मतलब आरंभिक, कम विकसित, ये जीवन जैसा कुछ कह रहा है प्रोटोबायोन्ट। और उससे जब पहली सेल बनी, और पहली सेल में भी मैं आपको कह दूं यूकेरियोट सेल, क्योंकि पहले प्रोकैरियोट बनी होगी फिर यूकेरियोट बनी होगी। फर्स्ट यूकेरियोट सेल, प्रोटोबायोन्ट से पहली यूकेरियोट सेल बनने तक का विकास बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। एवोल्यूशन या फिर आप इसको बायोजेनी कह सकते हो, एवोल्यूशन या बायोजेनी। और उससे टिल टुडे, आज तक
पहली कोशिका से लेकर आज तक खूब सारे जीव बने, खूब सारी जातियां बनी, खूब सारा काम हुआ, कॉम्प्लेक्सिसिटी बढ़ी, जटिलता बढ़ी, डाइवर्सिटी बढ़ी, विविधता बढ़ी, और ये एक तरीके से मल्टी सेल्यूलर यूकेरियोट हो गए, ठीक है ना, टिल टुडे। और इसको आप बोलते हैं बच्चों ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। इसको आप बोलते हैं ऑर्गेनिक एवोल्यूशन बच्चों, कार्बनिक विकास। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, कार्बनिक विकास। बोलो समझ में आ रहा है कि जो पृथ्वी पर पहला शुरुआती विकास था वो क्या था? केमिकल एवोल्यूशन। किसने दिया? ओपेरिन एल्डेन ने। यही तो दिया था ओपेरिन एल्डेन ने। ओपेरिन एल्डेन ने दिया था। जो शुरुआती विकास आया था वो किसने दिया था? ओपेरिन एल्डेन ने। सही बात है। उसके बाद पहली लाइफ आई बायोलॉजिकल, और अब जो चल रहा है वो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। अरे बोलो यहां तक मेरी बात सबको समझ में आ गई क्या? पृथ्वी का शुरुआती विकास केमिकल एवोल्यूशन, फिर यूकेरियोट सेल तक बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, अभी जो चल रहा है वो कौन सा है? ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, कार्बनिक विकास, जिसमें जटिलता बढ़ रही है, विविधता बढ़ रही है, नए नए तरह के जीव आए हैं। बोलो बात क्लियर है क्या यहाँ तक? ये तीन अपने आप में पॉइंट है, अपने आप में क्वेश्चन है। बोलो क्लियर है क्या?